अगर इस तरीके से तुम अपने बोर्ड एग्जाम में साइंस की कॉपी लिखोगे तो तुम्हें 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि साइंस और मैथ दो ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें 100 में 100 नंबर मिल जाते हैं और लाना बहुत ज्यादा आसान होता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे आपको साइंस की कॉपी कैसे लिखना है, एकदम डायग्राम वगैरह कैसे बनाना है, पूरा ए टू जेड आपको बताने वाला हूं। और प्लस में आज ही की इस वीडियो से इस मॉडल पेपर 2026 का आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा, जो कि 824 बी के कोड का है। तो आज की वीडियो ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको यहां पे कॉपी लिखना भी पता चल जाएगा, प्लस में इस पेपर का आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बाद में हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है, उसके बाद हम बहुविकल्पी भी देखेंगे। तो देखो वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब, इसमें 3 उपभाग आते हैं। उपभाग 1 जो आपका फिजिक्स से आता है, उपभाग 2 आपका केमिस्ट्री से आता है और उपभाग 3 आपका जो आता है बायो से आता है। तो सबसे पहले उपभाग 1 हम करेंगे। तो इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में कवर पेज भरना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 का पहला क्या कह रहा है, आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझाइए। तो देखो भाई, तारों से चलकर आने वाले प्रकाश का वायुमंडल में लगातार अपवर्तन होते रहने के कारण तारों की आभासी स्थिति बदलती रहती है, जिसके कारण आसमान में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। उसके बाद देखो कह रहा है अपवर्तन के नियम लिखिए। तो अपवर्तन के कितने नियम है भाई, अपवर्तन के 2 नियम है। तो प्रश्न संख्या 1 का दूसरा लिखेंगे, अपवर्तन के 2 नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित कोण की जया सैनाई और अपवर्तित कोण की जया सैनार का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। इन बराबर सैनाई वही सैनार होता है। मैं इसका पीडीएफ भी देने वाला हूँ, रुके रहना लास्ट तक। उसके बाद देखो यहाँ पे कि ओम का नियम क्या है, सूत्र सहित स्पष्ट रूप से समझाइए, ठीक है। तो इससे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला छूट गया ना कि आंख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो देखो प्रश्न संख्या दूसरा का पहला, आंख की समंजन क्षमता क्या होती है। तो आंख द्वारा प्रकाश किरणों को समायोजित करके रेटिना पर फोकसित करना ही आंख की समंजन क्षमता कहलाती है। और ये काम कौन करता है, पक्षमाभी पेशियां करती है, ठीक है। ये पेज नहीं छोड़ना है, आपको क्लियर दिखे इसीलिए मैंने पेज छोड़ छोड़ कर लिखा है। बाकी यहाँ पे देखो, अगर इसको देख लोगे तो आपका विज्ञान में ना 100 में 100 आराम से आ जाएगा। देखो अगला कह रहा है ओम का नियम क्या है, सूत्र सहित स्पष्ट रूप में समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो ये वाला भाई छूट गया क्या, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। तो देखो भाई यहाँ पे ए बराबर 50 सेंटीमीटर दिया था, इसको हम मीटर में बदलेंगे तो ए बराबर 0.5 मीटर हो जाएगा। कैसे होगा, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे, 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पे ठीक है 0.50 या फिर 0.5। पी बराबर 1 अपन एफ फार्मूला होता है, एफ मीटर में होना चाहिए। तो 1/f मीटर में कितना निकला है, 0.5। 2 बार में कट जाएगा, 2 डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे मात्रक जरूर लिखना है, नहीं लिखोगे आधे ही नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ओम का नियम क्या है, सूत्र सहित स्पष्ट रूप में समझाइए। देखो किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि में कोई भी परिवर्तन न किया जाए तो चालक में प्रवाहित जो धारा होती है उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है, जैसे V प्रोपोर्शनल टू I या फिर V बराबर IR, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, सूत्र सहित स्पष्ट रूप में समझाइए। तो देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमें लग रहा है कि बाद में किया गया, शायद, ठीक है। तीसरा का दूसरा का बाद में किया गया, कोई दिक्कत ना। चौथा का पहला देख लो, जो भी आंसर छूट जाए उसको बाद में कर देना। तो चौथा का पहला देखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, समझाइए। तो देखो बाएं हाथ का नियम मतलब बाएं हाथ अपना ले लो, ऐसे करो तो ये आपका बल दर्शाएगा, ये आपका बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र दर्शाएगा, ये आपका धारा आई दर्शाएगा। इसी प्रकार से लिखना है कि अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे चित्र में अब तर्जनी जो होगी, तर्जनी किसको कहेंगे, तर्जनी बोलेंगे इसको, ठीक है, इसको। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र दर्शाएगी, मध्यमा क्या दर्शाएगी, मध्यमा ई बीच की अंगुलियां, मध्यमा धारा दर्शाएगी, और अंगूठा क्या है, चालक पर लगने वाले बल की दिशा दर्शाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, समझाइए। दाएं हाथ का नियम, तो दाएं हाथ का नियम में सिंपल सा ऐसे पकड़ना होता है, ठीक है। चलो कह रहे यदि हम धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को बताए तथा चालक की ओर लिपटी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मतलब अगर धारा इस साइड जा रहा है तो अगर ऐसे हम पकड़ रहे हैं तो है जो लिपटी अंगुलियां है ना, है तो धारा को दर्शाएगा ही अंगूठा, और लिपटी अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी, यही चीज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो कह रहा है 2 ओम प्रतिरोधकता के प्रतिरोध में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो यहाँ पे R बराबर 2 ओम दिया है, लिख दिए। उसके बाद इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद H बराबर 100 जूल दिया है और प्रति सेकंड कर रहा है, तो यानी कि T बराबर 1 सेकंड हो
जाएगा, आई बराबर निकालना है तो यहाँ पे ऊष्मा का क्या फॉर्मूला होता है, H बराबर आई स्क्वायर RT होता है। H के जगह पर 100 लिखेंगे, आई स्क्वायर आई निकालना है तो इसी तरीके से लिख देंगे, इनटू R के जगह पर 2 है तो 2 लिखेंगे, T के जगह पर 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 50 बार में कट जाएगा तो आई बराबर रूट में 50 आ जाएगा, यानी कि 7.07 के लगभग आ जाएगा, लेकिन मात्रक जरूर लिख देना। ठीक है, चलो यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन यही देखो, तीसरका का जो दूसरका छूटा था वही लिखा गया है यहाँ पे। तो जब प्रतिरोधों को एक के बाद एक इस प्रकार जोड़ा जाता है कि धारा के प्रवाह के लिए केवल एक ही मार्ग होता है, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। चलो अब उपभाग 2 देखते हैं, जो कि आपका आता है केमिस्ट्री से। यहाँ पे देखो ये संतुलित करने के लिए दिया गया है, तो सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाते हुए चलता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कॉपी एक पेज ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम को क्या लिखेंगे, अरे मुड़ जा भाई, हाँ कैल्शियम को क्या लिखेंगे, कैल्शियम को लिखेंगे हम Ca। ठीक है, और हाइड्रोक्साइड को क्या लिखेंगे, OH लिखेंगे। ठीक है, अब Ca पर कितना चार्ज होता है, 2 प्लस चार्ज होता है, OH पर 1 माइनस चार्ज होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C के संगे 1 का गुणा होगा तो Ca हो जाएगा, OH है, OH का 2 से गुणा होगा तो OH का होल ट्वाइस हो जाएगा। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो गया CaOH का होल ट्वाइस। अब प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड का जानते ही वो CO2 होता है, रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा CaCO3, और यहाँ पर एक इधर आ गया O, और यहाँ पे बच्चा 2 गो H एगो, तो 2 गो H एगो O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जल बन जाएगा। ठीक है, H2O, मतलब समझे, देखो CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, इसमें से Ca और CO3, यहाँ पे O 2 गो था लेकिन इसमें से भी एक लिया गया तब CO3 बना है। ठीक है, इसमें O एक ही बच्चा है, H 2 गो बच्चा है तो O एक ही लगाएंगे, H 2 गो लगाएंगे बाहर, तो यहाँ पे H2O बन जाएगा, जल बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट बराबर जिंक नाइट्रेट बनेगा प्लस सिल्वर। जिंक का क्या होता है, Zn होता है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का क्या होता है, AgNO3 होता है। ठीक है, AgNO3। अब ये बनाएगा तो यहाँ पे देखो ये आपस में अदला बदली कर लेंगे, ZnNO3 क्यों करेंगे, क्योंकि Zn जो है Ag से ज़्यादा क्रियाशील है तो इसको विस्थापित कर देगा, तो बस 2Ag बाहर निकल जाएगा। आप बैलेंस कर लेना भाई। N2 प्लस 3H2 ये कौन सा है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बनाता है अमोनिया, तो नाइट्रोजन को हम लिखेंगे N2, हाइड्रोजन को लिखेंगे H2। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है 2NH3। ठीक है, बैलेंस कर दो। अब बेरियम क्लोराइड, बेरियम का क्या होता है Ba, क्लोराइड का क्या होता है Cl। Ba पर कितना होता है, 2 होता है, Cl पर 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो BaCl2 हो जाएगा, तो BaCl2 लिखो। प्लस में सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का, सोडियम का क्या होता है Na, सल्फेट का क्या होता है SO4। Na पर 1 प्लस होता है, सल्फेट पर 2 माइनस होता है, तो इधर करेंगे तो ये Na2SO4 हो जाएगा, तो Na2SO4। अब ये देखो ये क्या है कि बेरियम जो है ना सोडियम से ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक है, तो विस्थापित आपस में एक दूसरे से अदला बदली कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं, तो BaSO4 हो जाएगा प्लस NaCl हो जाएगा। ठीक, चलो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो 6वां का पहला, कि रासायनिक समीकरण द्वारा कारण से समझाइए कॉपर के छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है। तो देखो भाई क्यों हो जाता है, क्योंकि क्रियाशीलता अधिक होती है उसकी, तो कॉपर चांदी से अधिक क्रियाशील होता है कि नहीं होता है, होता है। Cu पहले आता है तब Ag आता है, इसके लिए यह सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में चांदी को विस्थापित कर देता है और नीले रंग का कॉपर नाइट्रेट बनाता है, जिससे विलयन का रंग नीला हो जाता है। अब ये IPAC नामकरण देखो, ये IPAC नामकरण मेथ एथ हो जाएगा, मेथ एथ, तो एथेन हो जाएगा, एक बॉन्ड से जुड़ा है तो एथेन पहले लिखो। उसके बाद देखो नामकरण ये एक एक पर ही है दोनों। अब देखो ये 2 गो OH है तो OH को क्या लिखेंगे, ऑल लिखेंगे, और 2 गो है तो डाई लगा देंगे तो डाई ऑल। अब देखो यहाँ पे ये जो है मिथेनॉल का फॉर्मूला है। ठीक, चलो अगला यहाँ पे देख लो, अगला क्या कह रहा है, अगला प्रश्न उत्तर संख्या 7। 7वां में देखो, 7वां का ये वाला करो या फिर अथवा वाला करो, तो अथवा वाला किया गया है। तो देखो साबुनीकरण पर टिप्पणी देना है, 2 नंबर का है, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया 2 नंबर का, और विकृति गंधिता 2 नंबर का। तो साबुनीकरण देखो, जब किसी वसा या तेल को एस्टर यानी कि क्षार के जो कि NaOH तथा KOH से रिएक्शन कराया जाता है तो साबुन और ग्लिसरॉल बनता है। इस प्रक्रिया को ही साबुनीकरण कहते हैं और इसका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। तेल और वसा का रिएक्शन करेंगे NaOH या फिर KOH से तो साबुन प्लस ग्लिसरॉल बनेगा। अब देखो यहाँ पे अगला है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, तो जब किसी असंतृप्त यौगिक में निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस मिलाई जाती है तो वह संतृप्त यौगिक में बदल जाता है। इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं और इसका उपयोग वनस्पति घी बनाने में होता है। ठीक, चलो यहाँ पे देखो अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकृति गंधिता पे, तो जब तेल या वसा युक्त पदार्थ को खुले वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है, जिससे उसमें से बेकार गंध आने लगती है अर्थात वो खराब हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विकृति गंधिता बोलते हैं। और इसका रोकथाम का उपाय है कि भोजन को वायुरोध पात्र में रखिए, यानी कि बंद करके
के रखिए जहाँ हवा न प्रवेश कर पाए, और फ्रिज में रखिए, या फिर जैसे आप देखते हो कि कुरकुरा वगैरह होता है तो उसको भी उसमें भी ये विकृति गंधिता के कारण उसको पैक करके उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है, नाइट्रोजन गैस, ताकि वो कुरकुरा भी बना रहे, खराब भी ना हो। आप देखो अब यहाँ पे भाग 3 आ जाएगा, आहार श्रृंखला तथा आहार जाल प्रवाह के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। अब देखो प्रश्नोत्तर संख्या 9 में पुष्प का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। तो ये पुष्प का चित्र हो जाएगा, इसके बाहरी भाग को वर्तिकाग्र बोलेंगे, बीच वाले को वर्तिका बोलेंगे। ये आपका जो है अंडाशय है, ठीक है, ये बीच का। उसके बाद हई पुंकेसर है, और हई जो है पराकुश है, ठीक है, पराकुश है, ऊपर आई दिख रहा है। अब देखो ये पुष्पासन हो जाएगा, ठीक हो गया। अब चलो यहाँ पे इसके बारे में अब लिख देना है क्या क्या कौन चीज़ क्या है। वर्तिकाग्र पुष्प का सबसे ऊपरी और बाहरी कोमल भाग होता है जो शुष्क एवं चिपचिपा होता है, जो परागकण को ग्रहण करता है। वर्तिका क्या होती है, तो वर्तिकाग्र तथा अंडाशय के बीच वाला भाग जहाँ पराग नली विकसित होती है। परागकोश क्या होता है, यह पुंकेसर का मुख्य भाग होता है जहाँ पे परागकण बनते हैं। अब पुंकेसर क्या होता है, यह फूल वाले पौधों का नर प्रजनन अंग होता है जिसमें परागकण पाए जाते हैं। अंडाशय क्या होता है, यह स्टिकेसर का मुख्य भाग होता है जो पुष्प के आधारी में स्थित होता है, और उसी में जो निषेचन के बाद वो क्या होता है, फल में बदलता है। अब बाह्यदल क्या होता है, ये बाहरी चक्र होता है जिसमें पत्तियों के समान हरे रंग की अंकुड़ियां पाई जाती है। पुष्पासन जिसके ऊपर पुष्प बैठा रहता है, आसित रहता है, ठीक है। चलो यहाँ पे अगला पेज नहीं छोड़ना है, एक बार ध्यान रखना। अब ये देखो जनन में विभिन्नता के महत्व पर निबंध लिखिए। देख लो यहाँ पे जनन में विभिन्नता के महत्व पर निबंध इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगला है पाचन क्या है, पाचन के क्रिया विस्तार सचित रूप में समझाइए। तो देखो यहाँ पे पाचन तंत्र का मुख्य कार्य भोजन को पचाना है। इस पाचन तंत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। इसमें ये आपका मुख्य गुहा है, ये ग्रसिका है, ये अमाशय है, ये छोटी आंत है, ये आपका बड़ी आंत है, ये जो दिख रहा है ऐसे ऐसे ये बड़ी आंत है, और ये आपका पित्ताशय है जिसमें ये पित्त नली है, ठीक है। मुख्य गुहा जिसके द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है, इसमें उपस्थित लार ग्रंथियों द्वारा भोजन का पाचन होता है। भोजन का सबसे पहला पाचन मुख से होता है। ग्रसिका यह नली होती है जो भोजन को अमाशय तक पहुंचाती है। अमाशय क्या होता है, यह थैले जैसी संरचना होती है जिसके आंतरिक सतह पर एसियल अम्ल पाया जाता है जो भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यकृत क्या होता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो पित्त रस का स्राव होती है, जो क्षारीय होता है, जो कि भोजन को पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। छोटी आंत क्या होती है, पतला लंबा कुंडली जैसे संरचना होती है जिसकी लंबाई 6 मीटर होती है, और इसमें भोजन का अंतिम पाचन हो जाता है। बड़ी आंत क्या होती है, पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है तथा अपशिष्ट पदार्थ को मल द्वारा बाहर निकाल देती है। गुदा द्वारा इसके द्वारा भोजन को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चन हैं। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएंगे। आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, जल्दी से कर लो क्योंकि इंग्लिश के पेपर में सारे क्वेश्चन फंस गए हैं जो भी मैं बताया था। तो जल्दी से इस नंबर पे मैसेज करो, यहीं पर QR भेज दिया जाएगा। 99 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे तो आपको सारे सब्जेक्ट का PDF आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।